मेरा व्हाइट बॉल का भी रिकॉर्ड कोई खराब नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन करना तो सर अपना लाइफ का पार्ट ही नहीं है ना, जब मैं 32 का हो जाऊंगा तब करना। मतलब एक तो गंदी परफॉर्मेंस और एटीट्यूड देखो भाई का। भाई यही तो एटीट्यूड है, यही तो चाहिए। अग्रेसिव कह रहे हैं ना एटीट्यूड, aggressive। यही अग्रेशन चाहिए। कमेंटेटर्स पे निकाले बंदा। बिल्कुल, क्योंकि कमेंटेटर ने गलती कर ली ना। और मतलब हर्षा भोगले ने तो ये भी नहीं कहा कि भाई तेरी परफॉर्मेंस गंदी है। मतलब अगर हम होते तो हम कहते भाई घटिया खेल रहा है तू। मतलब हर्षा भोगले इतने स्वीट आदमी है, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कहा जाता है। ऐसा कि व्हाइट बॉल रिकॉर्ड आपका ये जो है 35-36 साल में जाकर जज करना। नहीं, सॉरी, मतलब 30-32 साल, 30-32 में मैं तो 24-25 का हूं। तो भाई 30-32 पे पूछेंगे, कहेंगे 35-36 पे जज करना। नहीं, इनका कहने का ये मतलब था कि अभी मैं 24-25 का हूं, अभी मेरे को थोड़े से मौके मिले। अभी जो आप अपने लाल पीले हो रहे हो, काले पीले हो रहे हो, जो भी मतलब अभी घटिया खेलकर तो मैंने 66 मेरे को 32 तक अभी बना के रखो, बनाकर। मैं तो यहाँ पे कूले गाड़ के बैठ गया हूँ कि आप हमें और खिलाइए, और फिर अगर मैं 10 साल बाद परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तब आप ये सवाल उठा सकते हो। तो क्या हुआ, तब तक संजू सैमसन का बच्चा भी आकर खेलने लगेगा क्रिकेट। मतलब उसको भी आके बॉल बॉय बनाएंगे पहले, और उसके बाद फिर पानी वाली। मतलब ऋषभ पंत के ऊपर इस टाइम पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये एटीट्यूड क्या है, लेकिन इस टाइम पर जो फैंस हैं उनका गुस्सा इस वीडियो को देखने के बाद फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। और मैं मतलब सबसे पहले मैं चाहूंगा कि लोग कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको ये स्टेटमेंट कैसा लगा। कहीं हम ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे इस स्टेटमेंट पर? यार देखो, जहां तक अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, जो मैंने इन जनरल रिएक्शंस देखे हैं, लोग गुस्सा हो रहे हैं यार। और पता है गुस्सा किस बात पे भी हो रहे हैं? एक तो ये कि भाई ने बदतमीजी करी, दूसरा ये कि भाई जो संत आदमी है बिल्कुल भोगले, जिस बंदे की आवाज तक ऊंची नहीं होती है, अगर किसी के गंदे परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हो, आज तक किसी के बारे में कुछ टेढ़ी बात भी नहीं करी होगी, वो भी करी होगी तो ऐसे एकदम शुगर कोटेड जिसे कहते हैं, गुड़ लगा के। गुस्सा नहीं होता, हमेशा हर्ष में रहता है, मतलब खुशी खुशी रहता है ये आदमी। भाई साहब उनके भोगले चमकते रहते हैं हर टाइम, मतलब चीक्स उनके होते हैं ऐसे चमकते रहते हैं। तो आप तो लोग उस पे भी गुस्सा है कि भाई अगर तेरे को कोई और नहीं मिला बदतमीजी करने के लिए। और मैं ये कह रहा हूं, इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद इतना भयंकर एटीट्यूड कहां से ला रहे हो भाई? मैं इतना भी खराब नहीं है मेरा व्हाइट बॉल, मेरा नहीं मेरा व्हाइट बॉल का रिकॉर्ड नहीं, हम बता देते हैं भाई। आज कागज लेकर बैठे हुए हैं पूरे, और मतलब तुम्हारे कागज उड़ गए यार इस चक्कर में। यार इतना एनिमेटेड मत हुआ करो ना। ये ऐसा था कि मैंने ऋषभ पंत के कागज मारे, संजू सैमसन के कागज उड़ गए, ऐसा सा लग रहा है। नहीं, ईशान किशन के उड़े, ईशान किशन के उड़े, दोनों थे। ईशान किशन और संजू सैमसन के तो वैसे ही कौवे उड़े पड़े हैं, मतलब वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऋषभ पंत की घटिया परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और मैं आपसे बात करना चाहता हूं ऋषभ पंत हैं जी। मतलब जब भी वो मिलेंगे तो मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि भाई आपके जो स्टैट्स हैं वो इतने कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो ऋषभ पंत के बारे में हम आपको बता दें कि ऋषभ पंत बहुत फेमस है भाई। वो स्पाइडरमैन वाला गाना भी गा लेते हैं, वो बहुत कुछ कर लेते हैं, वो बहुत कुछ, वो पीछे वो कलाबाजियां खा लेते हैं। कमेंट्री में हर्षा भोगले से याद आया, कमेंट्री पे उनको चिढ़ा चुके हैं भाई। अगर लोग मुझे सुनना चाह रहे हैं और आपको नहीं सुनना चाह रहे, ये तो आपकी कमी है भाई साहब। ये हर्षा भोगले के साथ इनका पुराना है। हालांकि तब जो कवरेज हुई थी, लोगों ने कहा अरे रन बना के आ रहा है, ये तो ही वाज जोकिंगली सेइंग। लेकिन बहुत लोगों ने जो थोड़े बहुत ऐसे थे ना, वो कह रहे थे भाई ये लौंडे का एटीट्यूड कुछ अलग सा लग रहा है। और ये एटीट्यूड गलत इसलिए है क्योंकि जब आप मतलब लोगों से कहा जाता है कि जब आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हो तब भी आपको थोड़ा सा ग्रेटफुल होना चाहिए। यहां खराब परफॉर्मेंस के बाद जहां पर लोगों का पेशेंस रन आउट हो रहा है, आप देखिए 66 टी20 खेल चुके हैं ऋषभ पंत, 22 का एवरेज, 66 मैचेस। मुझे याद नहीं आ रहा इससे पहले कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जो 22 के एवरेज के साथ खेला हो जिसको 66 मैचों में मौका मिला हो। और ये आपका प्राइमरी विकेट कीपर आप लेकर चल रहे हो टी20 इंटरनेशनल और वो भी तब जब दो बहुत बड़े कंपटीशन साथ में बैठे हुए हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अकाल पड़ा हुआ है देश में कि आपको कोई विकेट कीपर बैट्समैन मिल ना रहा हो। नहीं, लेकिन पता नहीं ऋषभ पंत के साथ फिक्सेशन क्या थी सिलेक्टर्स की। लगातार बुरा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिर भी सिलेक्टर्स कह रहे थे कि नहीं। अब यहां पे मुझे डाउट होता है कि सिलेक्टर्स का ही अकेला कॉल था या फिर टीम मैनेजमेंट जो है वो भी चाह रही थी कि नहीं ये आदमी, ये कैरेक्टर हमें चाहिए, क्योंकि ये एंटरटेन भी करता है। जब हम हार रहे होते हैं ना तब भी पीछे से एंटरटेन कर रहा होता है, हमारा मोरल अप करके रखता है। एंटरटेन कर रहे हो, बीसीसीआई इतने सारे लोगों को लेकर जा रहा है, कपिल शर्मा को साथ में ले जाओ। मैं तो ये कह रहा हूं वो पूरा सबको एंटरटेन करके रखेगा। मैं कह रहा हूं अंपायर बना दो उसे, दोनों साइड को हर टाइम पे एंटरटेन करता रहेगा। वो बंदा कहेगा आउट आउट कर, मुझे नहीं पता, मैं देख नहीं रहा। मैं तो यूं कर देगा, वो तो आउट नहीं है, ये मतलब ये कौन सा एंटरटेनमेंट आपको चाहिए। और ऋषभ पंत को वैसे प्रॉब्लम ये भी है
क्योंकि ऋषभ पंत ने ना वनडे में सेंचुरी मारी हुई है। ओहो, अभी उन्होंने जो लास्ट के अगर आप 5 मैच देखोगे तो इंग्लैंड के अगेंस्ट मैनचेस्टर में उन्होंने 125 रन मारे हैं। हाँ। उस चीज का जो वनडे को लेकर जो इनका जो गुरूर है वो बोल रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने वनडे में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत भाई के हिसाब से वनडे में इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। 30 वनडे इनको खिलाए गए हैं, 106 के स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं और 34.6 का इनका एवरेज है। सिर्फ 100 है और 5 इनकी 50 है 30 मैचेस में। एक ऐसा खिलाड़ी जिसको बताया जाता है इतना नेचुरल हिटर, इतना नेचुरल हिटर। तो इनके जो फैंस हैं, जो ऋषभ पंत के फैंस हैं या जो उनको सपोर्ट करते हैं, इतने बुरे हालों में भी सपोर्ट करते हैं, वो यही कहते हैं कि देखो यार, एक बंदा जो मिडिल ऑर्डर पे आ रहा है, नंबर 5 नंबर 6, जो उन्होंने कहा भी अपने इस इंटरव्यू में, मैं तो ओडीआईज में यहीं पे ही खेलना चाहूंगा, मैं बिल्कुल सही खेल रहा हूं अपनी पोजीशन पे। और वो यही कहते हैं कि जो इतने नीचे डाउन दी ऑर्डर आ रहा है, वो अगर 34-35 रन की आपकी एवरेज बना के दे रहा है और वनडे में 106-107 के स्ट्राइक रेट को एक सॉर्ट ऑफ हेल्दी स्ट्राइक रेट कहा जाएगा, बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि भैया कमी कहां है, थोड़े मैच ही तो खेलें, क्या हो गया। आप T20 की जो उनकी नाकामियां हैं, आप वो वनडे इंटरनेशनल में डाल के उनको जज कर रहे हो। लेकिन उनकी सिलेक्शन जब टेस्ट की मतलब जो उसमें क्वालिफिकेशन होती है, उनकी फिर उसी के बेसिस पर होती है। टेस्ट में बढ़िया कर रहे थे तो हम वनडे में ले आए, T20 में ले आए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ऋषभ पंत के फैन से पूछ रहा हूं, अगर T20 की गंदी उनकी जो एवरेज है और गंदा जो खेल है, उसको लेकर हमें उनके वनडे को जज नहीं करना चाहिए। वनडे की एवरेज क्योंकि 34 की एवरेज ठीक ठाक है, तो संजू सैमसन की तो जो वनडे की एवरेज है वो 66 की है। अब क्या किया जाए, इसका क्या जवाब है? संजू सैमसन ओपनिंग कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि ऋषभ पंत ने कहा था, मैं वही कहना चाहूंगा कि आप 30-32 तक रुकिए, उसके पहले कुछ भी बात करना बगैर लॉजिक की बात होगी। लॉजिक नहीं है, लॉजिकल नहीं है। लोगों को अगर लगता है कि भाई हर्षा भोगले जैसे मतलब जो बंदा बगैर लॉजिक के बात नहीं करता, मुंह नहीं खोलता जो आदमी, उस बंदे को इलॉजिकल कह दिया है, उस बंदे की बात को कह दिया भाई तेरी बात फुद्दू है। संजू सैमसन से मतलब जो कंपैरिजन है वो भी आगे करेंगे इस वीडियो में, लेकिन मैं वैसे बता दूं कि संजू सैमसन का जो अभी तक का एवरेज है वो 66 का है। उनको 11 मैचेस में मौका मिला है वनडे में, 66 का एवरेज है। और जो नंबर पे जो पोजीशन पर वो खेले हैं 5-6 इन पोजीशन पर वो खेले हैं। पिछले कम से कम 10 मैच तो उन्होंने 5 और 6 पर ही खेले हैं। तो ये तो रही कंपैरिजन वाली बात। तो जहां तक अगर ऋषभ पंत को इस बात का वो है कि नहीं वनडे में ठीक है, और ऋषभ पंत के फैंस कह रहे हैं कि नहीं वनडे में 34 का एवरेज बहुत बढ़िया है, तो सर आपके पास नंबर 5 और 6 पर जो विकेट कीपर का जो दूसरा ऑप्शन भी है, ईशान किशन से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लोग कहेंगे ईशान किशन तो टॉप ऑर्डर में आते हैं। अगर बात मिडिल ऑर्डर में ही आने की है तो मैं बता दूं कि मिडिल ऑर्डर में किसका एवरेज क्या चल रहा है। नहीं, लेकिन एक बात अगर वैसे कहते हैं कि भैया कि आप ये भी तो देखो कि बार बार ऋषभ पंत को अगर मौका मिल रहा है, और अगर आप कंपैरिजन करो, जो इमीडिएट कंपैरिजन है ईशान किशन और संजू सैमसन का, उनको आपने 10-10, 15-15 मौके दिए हुए हैं। बिल्कुल। यहां पे आप अचानक से, ऐसा नहीं है कि भाई 2-4-5 मैच फालतू खिला दिया ऋषभ पंत को, आप सीधे देखते हो कि यार ये कम से कम नहीं तो 40-50 मैच का डिफरेंस है। 40-50 मैच का ना सिर्फ डिफरेंस है, बल्कि ये मैचेस कहां आए हैं। ऋषभ पंत ने 2019 का 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला है, ऋषभ पंत ने 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेला है, 2022 का T20 वर्ल्ड कप खेला है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बाकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 मैच 11 मैच खेले हैं, इनको तो आपने मौके ही जिम्बाब्वे और मतलब जो कमजोर टीम है आयरलैंड वगैरह के खिलाफ दिए हैं ना यार। मतलब वो जो होता है ना, जैसे हार्दिक पांड्या को जिस टाइम पे कैप्टन बना के भेज देते हैं, आयरलैंड गए थे कि वहां पे बना के भेज दे संजू सैमसन को, मैं कह रहा हूं, और वहां पे भी मतलब वही हुआ कि बंदे ने मारे रन, लेकिन उसके यानी कि ऋषभ पंत का ये जो फेलियर है, ये आप इस चीज को भी नहीं कह सकते कि इनको मौके लगातार नहीं दिए जा रहे, लगातार मौके दिए जा रहे हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट दिए जा रहे हैं, बड़े टूर्नामेंट में आपको ले जाया जा रहा है, प्लेइंग 11 में आप हो। अगर लगातार कंसिस्टेंटली अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब है तो आपको क्यों नहीं ड्रॉप किया जाना चाहिए, और ड्रॉप करने से पहले कमेंटेटर ये क्यों नहीं पूछ सकता आपसे कि भैया आपकी परफॉर्मेंस जो खराब है उस पर आपका क्या कहना है। मुझे क्या लगता है कि कई बार जैसे होता है ना कि अगेन फोर्थ वॉल ब्रेक करने का टाइम आ गया है, तो कई बार पॉलिटिशियंस के पास कई लोग जब जा रहे होते हैं तो कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जो कुछ होते हैं और जो कुछ रिजेक्ट करवा दिए जाते हैं। मेरे ख्याल से सिमिलर मॉडल यहां पर भी अप्लाई हो गया है, सारे क्रिकेटर्स ने बता दिया है। एक हिदायत दे दी गई है सारे कमेंटेटर्स को कि आपको कुछ चीजें नहीं बोलनी है, कुछ चीजें ऐसे सवाल नहीं करने। भाई मुझे समझ में आता है कि कोई ये कहे कि उर्वशी राउतेला से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछना, समझ में आता है। फॉर्म से, क्रिकेट की उनकी फॉर्म से संबंधित भी सवाल ना पूछें, क्या पूछे उनसे कि सर कौन सी घड़ी बढ़िया चल रही है फोन पर बात करने के लिए, ये अरे मतलब क्या पूछूं उनसे। तो उनसे तो आप ये फिर पूछ सकते हो कि भाई उनको क्रीम 11 पे टीम बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, या फिर वो कौन से एड में ज्यादा अपने आप को नेचुरल पाते हैं।
मतलब यार हद मचा रखी है इस टीम ने। नहीं वैसे हम ऐड की बातें भी तब करते हैं जब फॉर्म उनकी खराब चल रही होती है, मतलब इन जनरल मैं वैसे कह रहा हूं कि यार एक बार ऐड को चलो साइड में रख दो, उन्होंने कुछ किया होगा। मैं तो ऐड पर बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ऐड पर बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, अगर कोई कुछ इस तरीके के कि अगर वो चाहते हैं कि ऐसी चीजों पर बात ना हो तो कैसी चीजों पर बात हो, तो बहरहाल ऋषभ पंत का तो जो परफॉर्मेंस है वो घटिया है ही, और इसके ऊपर जो आउटरेज है वो सही बन रहा है। अब मुझे ये बताओ कि इंडिया न्यूजीलैंड के साथ जो वनडे सीरीज थी वो हार गई है 1-0 से। 3-0 से हार सकती थी पर हम सिर्फ 1-0 से हारे। इसमें क्या आपको जीत दिखाई देती है क्या? देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे जीता बारिश है, मतलब अच्छा। बारिश जीती है, बारिश की जीत हुई। मेरा यार हाँ। हग रहा था बारिश हो गई, की बारिश जाए। की जाए, मतलब हाँ। ये दुआ निकल रही थी लोगों के दिलों से जो वहां पे इंडियन सपोर्टर्स बैठे हुए थे। बिल्कुल। क्योंकि अभी तो बिल्कुल 2 ओवर की बात थी। हाँ, हाँ। लगभग अभी 18 ओवर के हिसाब से जब डीएलएस का वो स्कोर निकाला गया था, मोर देन 50 रन से न्यूजीलैंड आगे चल रहा था अपने पार स्कोर से, तो भैया अगर वो 2 ओवर भी और हो जाते और मान लो उसके अंदर वो कुछ रन नहीं भी बनाते तब भी जीत जाते, वो तब भी जीत जाते, सिर्फ 2 ओवर की बात थी, 2-0 से हम लोग हारते। बिल्कुल। लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई हमारे लिए खराब टूर नहीं गया है। हाँ। क्योंकि हम T20 जो सीरीज है वो 1-0 से हम जीत गए थे और यहाँ पे 1-0 से हार गए। या तो यार ये तो 6 मैच में से 1-0 से वो जीते और 1-0 से ये हारे। मुझे तो समझ में नहीं आया। वैसे तो हम पहले से ही कहते आ रहे थे कि इस सीरीज का कोई मतलब नहीं था, न्यूजीलैंड टूरिज्म था यहाँ पे, हाँ, बूस्ट ये करना था। कोई वो, और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया कुलदीप यादव ने। वो वाकई में बढ़िया टूरिस्ट निकला। उसने कहा ऐसी की तैसी में जाओ, मैं नजारे ले रहा हूँ, मैं नजारे ले रहा हूँ, न्यूजीलैंड घूम कर आऊंगा। तुम अपनी विकेटों का पतन करो, मैं सनसेट देख रहा है। बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। तो कुलदीप यादव ने बढ़िया वो टूर निकाला। लेकिन उसके बाद जो बाकी का जो टूर है वो शिखर धवन के लिए कैसा रहा? क्या ये जो जिस टूर्नामेंट के लिए शिखर धवन को, जिस सीरीज के लिए, 3 मैच की जिस सीरीज के लिए शिखर धवन को कप्तान बनाया गया था, क्या धवन की जो फॉर्म का पतन है, धवन का पतन, वाह 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 वाह, उस हिसाब से क्या इनको, मतलब ये बाहर वाला जो एग्जिट गेट है उसकी तरफ चल रहे हैं क्या? अरे यार मेरे को लगा था आप तुकबंदी कर रहे हो, अभी इरशाद बोलूंगा मैं। अच्छा। आपने फील मार दी यार। बताओ आप टीम इंडिया हो क्या फील मारे जा रहे हो लगातार? शिखर धवन भी जो है वो फील मारे जा रहे हैं। हम बार बार कहते हैं, बार बार ये भी लोग बोल रहे होते हैं अग्रेसिव क्रिकेट, फिर आपको पता चलता है कि 60-70 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। यार ये तो फील क्या, मतलब सब कुछ मारने वाली बात है, ऐसी की तैसी कराने वाली बात है। ये कैसे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ओडीआई की जो फॉर्मेट, मतलब जो सोच के चल रही है ना हमारी टीम अभी भी, वो वही सोच के चल रही है, 250-300 वाला। नहीं बिल्कुल, गेम बदल चुका है। लोग अब जो है ये अलग ही दुनिया यार में जी रहे हैं डोमेस्टिक यार। टूर्नामेंट देख लो, विजय हजारे ट्रॉफी चलती नहीं चल रही है। बिल्कुल 350 से ऊपर के टारगेट यहाँ पे बन रहे हैं लगातार। और यहाँ पे लड़के जो नए हैं वहां पे वो समझ रहे हैं कि 50 ओवर के मैच के अंदर हमें 350-400 के आसपास रेंज रखनी चाहिए भैया, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं। पार स्कोर अगले साल जो वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर 50 ओवर का, छोटे ग्राउंड, पाटा विकेटें, 350 रन पार स्कोर है। 350 से अगर आपने कम बनाए तो मोर ऑफन देन नॉट आप हार कर ही जाओगे वो मैच, ये आप मानकर चल लो। लेकिन ये कि 350 रन वाली जो बैटिंग है जो कि आज 219 पर खत्म हो गई, क्योंकि अरे नहीं यार, वो पता क्यों वहां यहाँ पे भी स्टार्स नहीं थे यार हमारे, केएल राहुल नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे। हाँ, लेकिन धवन थे और धवन ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी इन तीनों मैचेस में, धवन को बोल्ड किया मिलनी ने, उनकी मिलनी हो गई आपस में, मिलनी वो मिलने आ गई, यूं कह रहे बोल्ड मार के, पंजाबी भाई है, शादियों का सीजन चल रहा है, चलो आगे जप्पी डाल लो, शगन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो बोल्ड मार के वो मिलने आ गए। लेकिन धवन साहब जो कप्तान थे, तीनों मैचेस में फेल रहे। तीनों मैचेस में उनको कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही। हाँ, पहले मैच में उन्होंने 50 जरूर मारी, पहले मैच में उन्होंने 50 जरूर मारी, लेकिन वो 50 भी फेलियर के बराबर इसलिए थी क्योंकि जिस तरीके से आपको डोमिनेट करना था वो मुझे लगता है कि टीम में बने रहने की 50 ज्यादा थी बजाय कि टीम के। ये तो हमने पहले भी कहा था कि शुभमन गिल और धवन जो है दोनों वहां पे चले थे और ये अपनी प्लेइंग 11 में रहने के लिए ज्यादा जद्दोजहद वो दिख रही थी उसके अंदर। इंडिया न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं, ये दोनों प्लेइंग 11 के लिए खेल रहे हैं। मतलब इनका अब उनकी भी गलती नहीं है यार। रे देखिए, मतलब एक आप शिखर धवन बड़ा प्लेयर है, सब कुछ है, बिल्कुल, आप अचानक से एक दूसरा प्लेयर लाते हैं, फिर कैप्टेंसी से हटा देते तो उनको बेइज्जती फील होती होगी। भाई प्रेशर तो सब पे क्रिएट होता है। शुभमन गिल कहता है कि भाई तुम ला रहे हो नहीं ला रहे हो, मेरे को बताओ तो सही, मैं उस हिसाब से खेलूं। लेकिन शिखर धवन पर अब मेरे ख्याल से शिखर धवन पर एक फाइनल प्रेशर बनना शुरू हो गया है। शिखर धवन की जो परफॉर्मेंस है वो काफी खराब है। 2022 के अगर मैचेस अगर आप निकाल कर देखो तो उनका जो एवरेज है वो ऑल टाइम लो पर है। इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद अक्सर लोगों को टीम से निकाल दिया जाता है। नहीं, वर्ल्ड कप के लिए तब निकालते हैं जब जडेजा आता है। वो निकाल कर लाया भी जाता है, बाहर भी किया जाता है, अक्सर दिल तुझे याद करता है। मूविंग ऑन। लेकिन शिखर धवन के साथ शायद ऐसा ना हो। शिखर धवन को एक और मौका मिलेगा मेरे ख्याल से इस सीरीज के बाद,
जब अभी शिखर तो धवन बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे। लेकिन शिखर धवन बहुत थिन आइस पर चल रहे हैं, ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन में शिखर धवन आ तो जाएंगे, पर कितने लंबे टाइम तक? क्या 2023 के वर्ल्ड कप तक अगर ऐसी परफॉर्मेंस रही तो क्या टीम इंडिया उनके साथ कंटिन्यू करेगी? यार ऐसी परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यू रहेगी तो भी उनके पास एक एडवांटेज ये रहेगा कि भाई इंडियन पिचेस पे तो शायद मार ही देंगे। ये शायद उनके साथ एक एट्रीब्यूटेड फैक्टर रहेगा कि भैया शायद ये कुछ ना कुछ तो कर ही जाएंगे। यहाँ की पाटा विकेट्स हैं, न्यूजीलैंड वाले हिसाब नहीं होंगे कि आपकी बॉल बहुत ज्यादा मतलब सीमर्स को हेल्प कर रही है, एकदम मुंह पे चढ़ के आ रही है वो। तो जब अगर बांग्लादेश के खिलाफ अगर गलती से फेल हो गए तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि नहीं ये इंडियन पिचेस नहीं थी। हाँ तो ये आप लूप होल उनके लिए क्यों निकाल के दे रहे हो पहले? हाँ मतलब ये उन्हें पहले बता दिया, आप तो उनको टेक्निक बता रहे हो, इसको काट देंगे, नहीं तो उन्हें पहले पता चल जाएगा, उनको पहले पता चल जाएगा कौन सा बहाना देना है। हाँ, लेकिन शिखर धवन ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में ये चीज कही थी कि भाई अब जो अगली सीरीज है वो होने वाली है बांग्लादेश में, वहां पे एशियन विकेट्स हैं और ये ज्यादा मतलब जो है लॉजिकल तरीके से हम लोग अब ट्रेन कर पाएंगे वर्ल्ड कप से पहले। तो उनके हिसाब से भी मतलब न्यूजीलैंड की सीरीज यूजलेस थी, बेकार थी, लॉजिकल थी। तो 2015 के वर्ल्ड कप में शिखर धवन ने ओपनिंग करी थी, 2019 के वर्ल्ड कप में शिखर धवन ने ओपनिंग करी थी, और 2023 के वर्ल्ड कप में शिखर धवन ओपनिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर शिखर धवन ओपनिंग नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से टीम इंडिया के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस जो टीम इंडिया ने पूल बनाया है उसमें शायद ईशान किशन का है और केएल राहुल का है। ऑल्दो लोगों का कहना यह है कि केएल राहुल खुद चाहते हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करें। लेकिन फिर वही बात है कि केएल राहुल को आप अगर एडजस्ट करोगे तो नंबर 4 और नंबर 5 में आपके ट्वीट्स भी पढ़ रहा था यार, बड़ा आजकल तो मतलब एकदम फराटे से इंग्लिश में टाइप करते हो, एकदम फुल पावर। मैं सुबह इंग्लिश आए और फिर आते आते यहाँ पर हिंदी में बोल देता। नहीं इवनिंग होते होते दोबारा इंग्लिश, ठंड का माहौल है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं तो भूल भी गया मैं क्या कह रहा था। मैं बताना चाहता हूँ कि आप क्या कह रहे थे। आप ये कहना चाह रहे थे कि शिखर धवन का जो मौका है वो इस टीम में किस तरीके से लग सकता है। केएल राहुल अगर मिडिल ऑर्डर में भी खेलें तो शायद बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है ऋषभ पंत के साथ अगर इन्होंने परसिस्ट करा तो फिर ईशान किशन की वो जगह नहीं बनेगी जिस तरीके से आपने भी लिखा था कि ईशान किशन को अगर हम टॉप ऑर्डर में ले आते, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कराते रोहित शर्मा के साथ, तो फिर वो जो विकेट कीपर वाला भी जो डिबेट है वो भी तो दुबई से बाहर नहीं आ रहे हैं, ये मसला है। खैर जो मसला है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा अगर आप ईशान किशन को टॉप ऑर्डर में ले आते हो। लेकिन जहां तक बात रही केएल राहुल की, अब केएल राहुल कहां खेलना चाहते हैं वो तो वैसे मेरे हिसाब से तो वैसे मन मर्जी है उनका, जहां रुमाल रखेंगे वहां से खेलना शुरू कर सकते हैं। केएल राहुल कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस सीरीज के अंदर मैं एक्चुअली एक फॉलोअप क्वेश्चन और करना चाह रहा था कि जहां हम बात कर रहे हैं कि एक हमारा इसमें ये रहा कि शिखर धवन का हमें फॉर्म देखने को मिला, अब हमारे उस पर क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे हैं। दूसरी चीज हमें यहां से क्या निकल सकती है कि क्या अच्छाई यहां से निकली, क्या टेक अवे था? या मेरे लिए तो टेक अवे श्रेयस अय्यर की फॉर्म थी। मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर ने जो वनडे टूर्नामेंट में कम से कम के वनडे का जो वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल उसके लिए मिडिल ऑर्डर में जो एक ऑडिशन था वो अच्छा दे दिया। करेक्ट। सब लोग बात कर रहे थे कि शॉर्ट पिच बॉलिंग की जो उनकी जो कमी है वो जब इंडियन पिचेस आएंगी तो वो कमी अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन खास तौर पर इस सीरीज में हमने देखा कॉन्फिडेंस दिखा, कॉन्फिडेंस दिखा। वो जो श्रेयस अय्यर के अंदर शुरू में वही आ रही थी ना जो हम अक्सर रोहित शर्मा के लिए भी कह रहे होते हैं कि एक टेंटेटिव स्टार्ट रहता है। श्रेयस अय्यर का इस बार वो नहीं दिख रहा था, वेस्ट इंडीज में दिख रहा था जबकि। बिल्कुल। तो यहां पर वो न्यूजीलैंड की पिचेस पर अगर दिखाई दिया और अगर ये फॉर्म कंटिन्यू रहती है तो मुझे लगता है कि इंडियन पिचेस पर श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के लिए कम से कम वनडे सेटअप में एक अच्छे बैट्समैन हो सकते हैं। लेकिन अब बात हमें ये करनी है क्योंकि हमने ऋषभ पंत से शुरुआत करी थी। मैं ऋषभ पंत के ऊपर वापस ये कन्वर्सेशन इसलिए लेकर जाना चाहता हूं क्योंकि मैंने लोगों से कहा था कि ऋषभ पंत एक बात बस और कह सकते हैं यहाँ पे, वॉशिंगटन सुंदर को ना भूलें। हाँ नहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपना जो परफॉर्मेंस दी है और कहीं ना कहीं टीम इंडिया के आगे अपना वो एक ऑप्शन रख दिया है कि भैया मैं बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हूँ, आपकी जब ऐसी की तैसी हो जाती है मैं आगे 50 मार देता हूँ। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की जरूरत मुझे लगता है कि एज सेकंड स्पिनर ज्यादा है, तो मैं चाहूंगा कि वॉशिंगटन सुंदर के 10 ओवर देखने को मिले। जब इंडियन पिचेस पर और खासतौर पर बांग्लादेश की पिचेस पर पहला ऑडिशन है तो अब वहां पर अगर 10-10 ओवर करते हैं वहां पर किस तरीके की बॉलिंग करते हैं, क्योंकि 10 ओवर अगर ये करते हैं और जिस तरीके की ये बैटिंग करते हैं बहुत बढ़िया इंडिया को एक ऑप्शन मिल सकता है। हार्दिक पांड्या के बाद एक और बढ़िया ऑप्शन मिल सकता है जो टीम इंडिया को एक अच्छा बैलेंस दे सके। लेकिन बैलेंस विकेट कीपर के रूप में चाहिए भाई। विकेट कीपर कौन होना चाहिए? अगर ऋषभ पंत इतना गंदा खेल रहे हैं कि उनको टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए तो ऋषभ पंत की जगह किसको वनडे सेटअप में टीम के अंदर आना चाहिए? ईशान किशन या संजू सैमसन? केएल राहुल।
मेरे ख्याल से टीम इंडिया जितनी ज्यादा बुरे हाल में चल रही है, वही शायद टेक्निक लगानी पड़ेगी जो 2003 में करी मुझे थी। नहीं लगता, राहुल द्रविड़ की तरह एक कीपर बनाएंगे और कहेंगे हमारी बैटिंग इतनी घटिया, एक बैट्समैन और दो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि केएल राहुल जिस तरीके से विकेट कीपिंग करते हैं, और मतलब उन्होंने कुछ समय के लिए भले ही जिस तरह की विकेट कीपिंग करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ, मतलब जिस तरीके की वो आजकल बैटिंग कर रहे हैं उस तरीके की वो लगातार विकेट कीपिंग करते हैं, घटिया। उनकी बैटिंग भी देख के क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? तो देखिए केएल राहुल, मजाक की बात यह कि केएल राहुल तो वो ऑप्शन नहीं हो सकते। संजू सैमसन या ईशान किशन कौन ज्यादा सूटेड हैं अगर ऋषभ पंत वनडे में अगर उनको ड्रॉप किया जाता है? आपको क्या लगता है? फैंस के हिसाब से तो संजू सैमसन सबसे ऊपर है। फैंस के हिसाब से संजू सैमसन सबसे इस टाइम पे संजू सैमसन के लिए जितना तगड़ा एक सपोर्ट भी है, सब लोग कह रहे हैं कि भाई लेके क्यों गए थे। अभी न्यूजीलैंड सीरीज की भी अगर बात कर लें तो, या फिर कि संजू सैमसन को एक्चुअली क्यों लेके जाते हैं, बस यही एक सबके दिमाग में सवाल चल रहा है। लेकिन ईशान किशन जो कि दुबई में ठुमके लगा रहे थे, वो भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि ये जो है आपके टॉप ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अगर बनाना है तो अगर ऋषभ पंत को इनको सच में इतनी खुराक हुई ना कि ऋषभ पंत तो रहेगा टीम में, तो कोई पता नहीं आपको रोहित शर्मा ऋषभ पंत यहां देखने को मिल जाए। ये भी ये बोलेंगे कि हमने ट्राई करा था T20 वर्ल्ड कप से पहले। ये भी हो सकता है कि ऋषभ पंत को ओपनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई कराया जाए, लेकिन अगर ऋषभ पंत ऑल टुगेदर अगर खराब परफॉर्म ही कर रहे हैं और उनको ड्रॉप करना पड़ा, तो आपके पास दो बड़े ऑप्शन बनते हैं, संजू सैमसन और ईशान किशन। ईशान किशन ने अभी तक 9 वनडे खेले हैं, संजू सैमसन 11 वनडे खेल चुके हैं। ईशान किशन का 9 वनडे खेलकर एवरेज 33.38 का है। संजू सैमसन का जैसे मैंने बताया 66 का एवरेज चल रहा है। तो लेकिन जो स्ट्राइक रेट है वो भी संजू सैमसन का बेटर है ईशान किशन से। लेकिन एक चीज जो अगेंस्ट जाती है संजू सैमसन के खास तौर पर, वो है कि अगर हम ये विकेट कीपर ढूंढ रहे हैं तो ये मिडिल ऑर्डर वाला ढूंढ रहे हैं या ओपनर वाला। तो अगर ओपनिंग अगर शिखर धवन कर रहे हैं तो, और अगर आपको मिडिल ऑर्डर में विकेट कीपर चाहिए तो शायद संजू सैमसन ज्यादा बनते हैं वहां पर। बट आई थिंक अगर इन जनरल हम बात करते हैं एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, इन तीनों के अगर हम स्टैट्स कंपेयर करते हैं तो हमें कौन बेहतर दिखता है? क्योंकि ऐसे हम सवाल अगर देखें तो बहुत सारे हैं। क्या केएल राहुल और रोहित शर्मा अभी भी ये लोग अपना चाहेंगे कि नहीं हम ही ओपन करें, जैसे तैसे करें? या शिखर धवन जो है इनके ऊपर अभी प्यार बरसाया जाएगा कि इनको टीम में लेकर जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं अभी। अगर एक जेनरिक हम एक एनालिसिस करें या कंपैरिजन करें, टीम मैनेजमेंट और थिंक टैंक किस तरीके से सोच रहा है ये तो किसी को भी नहीं पता। सोच रहा है, मतलब सोच भी रहा है या नहीं सोच रहा, पहले ये तो भी किसी को नहीं सोच रहा। लेकिन अगर ईशान किशन और संजू सैमसन के रिकॉर्ड्स की का कंपैरिजन किया जाए तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से टीम का एक पैटर्न रहा है, टीम ने संजू सैमसन से पहले ईशान किशन को हमेशा प्रेफरेंस दी है। तो अगर ऋषभ पंत जो कि उनका प्लान ए था वो फ्लॉप हो गया, मुझे ऐसा सा लगता है कि वो ईशान किशन प्लान बी उसको मौका दिया जाएगा संजू सैमसन से पहले, जो कि कुछ मायनों में गलत नहीं होगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि लोगों को मौके नहीं मिल रहे तो ईशान किशन को भी वनडे में उतने मौके नहीं मिले, इनफैक्ट संजू सैमसन से कम ही मौके मिले। अगर आप बात करते हो ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा के साथ, एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, एक बंदा जो कि एग्रेसिव खेलकर दिखा सके, वो भी ईशान किशन के खेल में ज्यादा है। यार लेकिन आप जो कह रहे हो ना कि अग्रेसिव तरीके से एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन बने लेफ्ट राइट वाला, ये चीज इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी नहीं करी। वो भी एक डिफेंसिव माइंडसेट इन्होंने दिखाया। अगर सच में इनको चांस लेना था, अग्रेसिव फॉर्म में इनको आगे बढ़ना था, वहां पर भी ऋषभ पंत के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, नहीं करा इन्होंने। तब भी डिफेंसिव अप्रोच लेके इन्होंने 2 राइट हैंडेड बैट्समैन को ही ऊपर खिलाया। पर मुझे लगता है अभिषेक वो बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे अगर बाई चांस केएल राहुल को मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजें, तो संजू सैमसन को तब भी लेके नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजें इस वजह से भी थी क्योंकि ये लोग बंधे हुए थे, टीम सिलेक्शन बंधा हुआ था कि किसी भी तरीके से ऋषभ पंत को तो खिलाना ही है, उसको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। भाई इन्होंने दिनेश कार्तिक को, जिसको पूरे साल फिनिशर बनाया, लास्ट में जाकर उसे भी ड्रॉप कर दिया ना। तो इनके लिए, और खास तौर पर वो जो बात कही गई थी बार बार भले ही वो T20 के लिए बात कही गई थी कि जो ऋषभ पंत है वो लेफ्ट हैंड का ऑप्शन लेकर आते हैं, तो उस लेफ्ट हैंड ऑप्शन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर ईशान किशन को प्रेफरेंस मिल सकती है। बाकी अगर T20 की बात करें, वैसे हम वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर T20 की बात करें तो ईशान किशन 21 मैच खेले हैं, संजू सैमसन 16 मैच खेले हैं। ईशान किशन ने 21 T20 में 29.45 का एवरेज है, जबकि संजू सैमसन का एवरेज 21.14 का है। अब आप ये भी कह सकते हो कि एक आदमी ओपन करता है, एक आदमी 5-6 नंबर पर आता है, तो वहां दिक्कत है। स्ट्राइक रेट ईशान किशन का लगभग 130 का है, संजू सैमसन का 135 का है। तो वैसे अगर देखा जाए तो देयर इज नथिंग मच टू डिफर बिटवीन संजू सैमसन
और एंड ईशान किशन की परफॉर्मेंस। लेकिन आई थिंक यहाँ पे ईशान किशन को इसलिए भी प्रेफरेंस मिल जाती है, एक वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, इंडिया के पास लेफ्ट हैंडर्स नहीं है, तो उनको एक ना एक तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए ही होता है जो अटैक करके भी खेल सके। दूसरा ये कि ईशान किशन की एक जो इमेज भी है, अगर आप आईपीएल की बात करते हो तो आईपीएल में एक इमेज है ईशान किशन की, जो मारता तो बहुत मारता है। संजू सैमसन की ये वाली इमेज नहीं, संजू सैमसन की मोर ऑफ एन इमेज, वो एंकर वाली इमेज होती है ना, कि वो बंदा चल के रहता है, आगे गेम जिता देगा, गेम बना देगा, टिक के खेलेगा, वो वाली इमेज है। मेरे ख्याल से इस इमेज का उनको फायदा मिलता है। प्लस आई थिंक अगर एज की भी कंपैरिजन आप करोगे तो, और अगर आप कहते हो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए आप एक ऑप्शन ग्रूम करना चाहते हो, वहां पर भी ईशान किशन को जो है वो फायदा मिल जाता है। और शायद यही जो फायदा है फिलहाल ऋषभ पंत खा रहे हैं एज का। लेकिन अगर ऋषभ पंत नहीं होंगे तो आप बताइए कि किसको टीम इंडिया को पिक करना चाहिए? ये बिल्कुल फैन पोल है, फैन पोल की तरीके से आप कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। ऋषभ पंत के यहाँ पे अगर स्टैट्स की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने बाकी दोनों विकेट कीपर्स के कर लिए, तो यहाँ पे अगर आप ओडीआईज की बात करते हो, 30 मैच में 865 रन, 34.6 का एवरेज, 106.6 का स्ट्राइक रेट है। तो धीरे धीरे बात कर लेते हैं। तो अगर ओडीआई में इनका 34 का एवरेज है, संजू सैमसन का 66 का एवरेज है, और ईशान किशन का 34 का एवरेज, 33 का एवरेज है, तो लगभग यहां पर ज्यादा मौके मिलने के बाद भी ऋषभ पंत के लगभग एवरेज बराबर है संजू सैमसन का, तो बहुत आगे है। और ये कह रहे हैं कि अभी कंपैरिजन मत करो, अभी और 8-10 साल नहीं, हम करेंगे कंपैरिजन ऋषभ पंत भाई, हम कंपैरिजन करने ही बैठे हुए। T20s की अगर बात करते हैं, 66 मैच इन्होंने खेले, 987 रन बनाए, 22.4 का एवरेज है, 126.5 का स्ट्राइक रेट है भाई। तो बहुत ज्यादा तो ये कोई इंप्रेसिव तो नहीं है। जितने मैच इन्होंने T20 में खेले हैं, ईशान किशन और संजू सैमसन ने मिलाकर भी नहीं खेले, मिलाकर नहीं मिल रहे इनको, मिलाकर भी उससे आधे हैं। संजू सैमसन को 16 T20 में मौका मिला है, 21 का उनका एवरेज है, 21 का उनका एवरेज है, 135 का स्ट्राइक रेट है, और ईशान किशन को 21 में मौका मिला है, 29 से ज्यादा का उनका एवरेज है, और 130 का स्ट्राइक रेट है। तो इस हिसाब से चीजें बिल्कुल क्लियर है कि इतने ज्यादा मौके मिलने के बाद, लगभग डबल मौके मिलने के बाद भी ऋषभ पंत किसी भी चीज में आगे नहीं है, ना वो स्ट्राइक रेट में आगे हैं, ना वो एवरेज में आगे हैं। अब आप ये डिसाइड करो कि अगर ऋषभ पंत को ड्रॉप किया जाता है तो ईशान किशन या संजू सैमसन कौन बेटर चॉइस हो सकते हैं? वनडे की बात कर रहे हैं, अभी वनडे की बात कर लेते हैं। पहले वनडे की बात करते हैं, वनडे का वर्ल्ड कप ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वनडे में भी, क्योंकि ऋषभ पंत का मानना है कि उन्होंने इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं है मेरा, इतना बुरा नहीं, मैंने 125 रन मारे थे, भले ही 112 बॉल में मारे हो, अब तूने 50 मैच 50 बॉल में मारे तो आज भी 125 रन, अभी भी तो ऐसे ही हुआ ना यार, मेरे को इतना दुख हुआ, 90 रन से उनकी सेंचुरी रह गई यार, 90 रन से सेंचुरी रह गई, इतने छोटे से 90 रन। हाँ, और आज शॉट देखा था कितना गंदा। नहीं, बहुत अच्छा था, कैसी बात कर रहे हो, मेरे हेटर। हाँ, नहीं, ये तो मतलब ऑलरेडी इतने विकेट गिर चुके, 2 विकेट गिर चुके हैं जल्दी, उसके बावजूद भी जिस तरीके का उनका शॉट था, तो जिम्मेदारी कितनी ले पा रहे हैं ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो कि अगर ऋषभ पंत को ड्रॉप किया जाता है तो ईशान किशन या संजू सैमसन किसको टीम में होना चाहिए? ऋषभ पंत की तरह आपकी भी स्लिप ऑफ टंग हुई है बीच में। ऋषभ पंत की तो पूरी स्लिप ऑफ फॉर्म है, उनकी टंग स्लिप नहीं हुई, उन्होंने तो जान। लेकिन आप कमेंट सेक्शन अपना भर दो, जवाबों से भर दो। फिलहाल हम ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है चैन रस्तोगी, और आप देख रहे हैं अनकट।